गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसडी पाठशाला में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास होगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो जो भ्रूण है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारा आपने लास्ट क्लास में देख लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा एक बीजपत्री भ्रूण आगे चल के डेवलप होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है हमारा जो भ्रूण है ए नंबर में, यानी जाइगोट है अभी ये। जब एक मतलब नर गैमेट और फीमेल गैमेट जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट जो है आगे चल के विभाजित होते होते भ्रूण बनता है, और भ्रूण आगे चल के विकसित होकर के बीज वगैरह बनाता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में वैसा ही सेम टू सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे द्विबीजपत्री में था, जाइगोट है पहला नंबर में। फिर जो जाइगोट है इसमें डिवीजन हुआ दो, जिससे कि दो सेल बने, एक आपका सी बी, याद होगा आपको, आधारी कोशिका और अंतस्थ कोशिका। अब जो सीबी है, सीबी में किसी भी प्रकार का आगे चल के कोई भी विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो इसमें सीए है इसमें विभाजित होंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कैसे सीबी में विभाजन हो रहा था, उसके फलस्वरूप निलंबक का निर्माण हो रहा था, लेकिन इसमें एक बीजपत्री भ्रूण के विकास में ऐसा कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बात करें, आपको दिख रहा है सीबी जो सेल है ये ए टू जेड हर जगह लगभग वैसा ही है, सेम टू सेम, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारा सी सेल है या फिर बोले तो अंतस्थ कोशिका है, उसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है। अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे कि आपका दो कोशिका बन गया, फिर उसमें विभाजन हुआ, नीचे वाले में फिर एक बार विभाजन हुआ। इस तरह से जो नीचे वाले सेल है इसमें इस तरह से फिर विभाजन हुआ, और ऊपर वाले में इस तरह से विभाजन हुआ। यानी कि जो नीचे साइड जो सी सेल है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और ऊपर वाले में अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, और फिर आगे चल करके ये जो दोनों है यहाँ निलंबक के रूप में बन गए। और इसमें बहुत छोटा सा निलंबक है, ये आप देख भी पा रहे हैं। ऊपर से ये जो निलंबक है ये बना भी किससे है, सी से ही बना है, लेकिन द्विबीजपत्री में किससे बन रहा था, सीबी से बन रहा था। अब आगे अगर हम लोग देखें तो आपको दिख रहा है ये जो ऊपर वाला संरचना है ये ग्लोब्यूलर शेप बना लेता है विभाजित होते होते, फिर यही आगे चल करके क्या हो रहा है, एक और थोड़ा बड़ा हो जा रहा है और बड़ा शेप बना दे रहा है। उसके बाद अब जी नंबर पे आते हैं। तो जी नंबर में आप देख रहे हो ये थोड़ा मुड़ गया है, मुड़ने के बाद फिर ये बीजपत्र का रूप ले लेता है। तो आप अभी तक जो देख रहे हो लगभग क्या हो रहा है, ऊपर में कि जैसे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो रहा था उसी तरह एक बीजपत्री भ्रूण का भी विकास हो रहा है। अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा जो बीजपत्र है लगभग बन के तैयार है, तो इसमें कुछ कुछ भाग होते हैं जिसका नाम जरूरी है देखना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो इस तरह से ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग स्केटुलम बोलेंगे। जो स्केटुलम है उसके बाद इधर वाला जो संरचना है आपको दिख रहा होगा, नीचे साइड जो है ये जो सीबी सेल है जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो इस तरह से जो मुड़ा हुआ संरचना है, ये जो आगे यहाँ पर निलंबक था, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये निलंबक, जो वहां पर ये भी निलंबक, ये भी निलंबक, और यहाँ से यहाँ ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। निलंबक के बाद इधर साइड आपको मूलांकुर दिख रहा है। ये जो मूलांकुर है ये क्या करेगा, आगे चल के मूल का विकास करेगा, यानी कि जड़ वगैरह को फैलाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं जो मूलांकुर के साइड का भाग है ये हिस्सा, इसको हम लोग बोलेंगे बीजपत्र धार, और जो आपके प्रांकुर के साइड का हिस्सा है उसको बोलेंगे बीजपत्रो परिक, और बीजपत्रो परिक के ही साइड क्या है, प्रांकुर है, जो कि आगे चल करके प्ररोह तंत्र का विकास करेगा, यानी जिसमें तना, पत्ती, फूल वगैरह आएंगे। अब आगे देखें तो इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस होंगे, और उस तरह का हम लोगों का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ये वाला भाग आपको देख रहे हैं, जैसे ये वाला है इसमें भी आपका स्केटुलम था, ये भी स्केटुलम ही है यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पर आपको संरचना दिख रही है, तो सबसे ऊपर में आपका प्रांकुर चोल है, यानी जो प्रांकुर जिससे ढका रहेगा उसको बोलेंगे प्रांकुर चोल। तो उसके अलावा नीचे मूलांकुर है, और मूलांकुर जिससे ढका रहेगा उसको बोलेंगे मूलांकुर चोल। और उसके अलावा यहाँ पर एक पोर्शन है जो इस तरह से निकल गया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे अधिकोरिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले आपका निर्माण हुआ है जाइगोट का, जाइगोट में डिवीजन हुआ, सीबी बना, सीए में फिर विभाजन स्टार्ट हुआ। पहले अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, फिर दोनों कोशिकाओं में एक में अनुप्रस्थ तथा एक में अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ। फिर आगे चल के इसमें विभाजन के फलस्वरूप जो ऊपर वाला जिसमें कि अनुदैर्घ्य हुआ था वो एक ग्लोब्यूलर शेप ले लेता है,
उसमें और ज्यादा विभाजन होते हैं, कोशिकाएं बढ़ती है, उसके बाद वो थोड़ी मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है जिसमें विभिन्न संरचनाएं आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे ऊपर में स्केटुलम, फिर प्रांगपुर, बीजपत्र, परिक, बीजपत्राधार, मूलांकुर और भ्रूणीय अक्ष, और यहाँ निलंबक। और उसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं फाइनल, जो देखने में आपको ऊपर से पता चलेगा, जैसे प्रांगपुर चोल, उसके नीचे प्रांगपुर, अधिकोणिक जो साइड में निकला हुआ भाग है, फिर मूलांकुर, मूलांकुर चोल, इसको स्केटुलम। तो ये सारा किसका है, आपका निर्माण हो रहा है एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जो अगला हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। आपका नाम है टॉपिक का बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी एक आपका बीज है, उसके अंदर जो भ्रूण की संख्या है एक से ज्यादा है। तो हम लोग बहुभ्रूणता किसको बोलेंगे, कि किसी बीज के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण का होना ही बहुभ्रूणता कहलाएगा। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीइम्ब्रायोनिक, पॉलीइम्ब्रायोनिक। तो अब ये जो बहुभ्रूणता है, यानी एक बीज के अंदर जो एक से ज्यादा भ्रूण है, उसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक सत्य बहुभ्रूणता और दूसरा असत्य बहुभ्रूणता। अगर बात करें सत्य बहुभ्रूणता का, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, असत्य को कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो आपको दिख रहा है नाम से स्पष्ट है सत्य, यानी ये जो बहुभ्रूण है, या फिर बोले तो एक से ज्यादा जो भ्रूण है वो कैसे है, देखते हैं। तो आपको याद होगा अंदर में क्या पाया जाता है, यहाँ इस तरह से भ्रूण कोश रहता है। जो भ्रूण कोश है, यही आगे चल करके इसके अंदर जो अंड कोशिका होती है भ्रूण का निर्माण करेगी। तो ये जो भ्रूण कोश है यदि एक है सिर्फ, और इसी का विभाजित होते होते एक से ज्यादा अगर भ्रूण बन जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे सत्य बहुभ्रूणता। यानी डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, यदि केवल एक भ्रूण कोश से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो तो उसे हम बोलेंगे सत्य बहुभ्रूणता। अब आगे बात करते हैं असत्य बहुभ्रूणता। तो असत्य बहुभ्रूणता किसको बोलेंगे, इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एक भ्रूण कोश से क्या हो रहा है, एक से ज्यादा भ्रूण बन रहा है। यानी अब इसके बाद असत्य, तो असत्य में क्या होगा, एक से ज्यादा भ्रूण कोश होंगे। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर भ्रूण कोश की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो अगर उसमें अगर एक से ज्यादा बन भी रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य बहुभ्रूणता। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, यदि एक से अधिक भ्रूण कोश से दो से अधिक आपका अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे असत्य बहुभ्रूणता। एक से अधिक भ्रूण कोश से दो से अधिक भ्रूण का निर्माण। उम्मीद है आपको टर्म समझ में आया होगा, सत्य बहुभ्रूणता, असत्य बहुभ्रूणता। अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा असंग जनन। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, या फिर ऑब्जेक्टिव में डाल दिए जाते हैं, तो इनको समझना जरूरी है। तो अब हम लोग बात करें अगर एपोमिक्सिस की या फिर बोले असंग जनन की, तो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे अभी तक आपने पढ़ा है ओनिसेक फलन, यानी बिना निषेचन के फल बनना, ओनिसेक जना, ओनिसेक जनन। तो उसमें क्या हो रहा था कि बिना ही मतलब कुछ निर्माण हुए ऐसे ही जनन की प्रक्रिया हो रही थी। तो अब हम लोग देखते हैं असंग जनन। असंग जनन में आपका क्या होता है कि बिना निषेचन के जनन होगा, बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया। अगर हम लोग बात करें, अगर बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम लोग को एक प्रकार का अलैंगिक जनन देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इसमें लैंगिक जनन का स्थान
वो लैंगिक जनन द्वारा ले लिया जाता है। तो असंग जनन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि इसमें बिना निषेचन के क्या होगी, जनन की प्रक्रिया होगी, अर्थात बीज का निर्माण हो जाएगा। अगर कहीं भी भ्रूण बन रहा है बिना निषेचन के उसको बोलेंगे असंग जनन। और इसके अलावा इसमें लैंगिक जनन का स्थान कौन ले लेता है, अलैंगिक जनन। क्योंकि अलैंगिक जनन आपको पता है, अलैंगिक जनन क्या होता है कि जिसमें एक ही आपका कोई भी सिंगल पेरेंट रहता है, वही अपने ही जैसे न्यू डॉटर सेल्स को जन्म देता है। तो उसी तरह से असंग जनन में हो रहा है कि इसको निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, मतलब ये सिंगल पेरेंट से क्या कर रहा है, अपने ही जैसे अन्य जीवों को जन्म दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 3 टॉपिक समझा कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, फिर उसके बाद समझा बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता के प्रकार को समझा, उसके बाद असंग जनन को समझा। अब कल भी थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए इस चैप्टर्स के, उसको करवा देंगे। और उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।